बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ कॉल्ड इस व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर। तो सबसे पहले उसके बाद हम देखेंगे डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। तो ये हमारा बेसिकली ग्राउंड है जिसके ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड, हम डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज़ द ऑडिट। तो अगर हम ऑडिट की डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू द एसीसीए, तो कहता है ऑडिट इज द एक्सरसाइज दैट ऑडिटर कैरी आउट इन ऑर्डर टू एबल टू गिव द लीगल ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर व्यू। अब इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉल्ड ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आपको ये समझना है ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है। तो एक चीज़ तो ज़हन में रखिए, ऑडिटर का जो बेसिक काम है वो चोरों को पकड़ना या चोरी पकड़ना नहीं है। ऑडिटर का बेसिक काम है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है या किन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो कंपनीज की 4 टाइप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं या फोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। नंबर 1 हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 हमारे पास बैलेंस शीट, नंबर 3 में हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट और नंबर 4 पे चेंज इन इक्विटी या इक्विटी स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास। और 5 में जो होता है इनके नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं। नोट्स टू द अकाउंट का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट्स में चीज़ें मेंशन की हुई हैं उनकी एक्सप्लेनेशन। मतलब इनकम स्टेटमेंट अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें सेल की वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, बट ये नहीं बताया होता है कि सेल में क्रेडिट सेल कितनी है, कैश सेल कितनी है। ये नहीं बताया होता है कि इसमें से प्रोडक्ट ए की सेल कितनी है, प्रोडक्ट बी की कितनी है, प्रोडक्ट सी की कितनी है। तो ये सारी चीज़ें नोट्स टू द अकाउंट में एक्सप्लेन होती हैं। इसी तरह बैलेंस शीट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर एसेट मेंशन किए होते हैं। अब ये एसेट खरीदे कब थे, परचेज कब किए हैं या कोई एसेट सेल कब किए, ये नोट्स टू द अकाउंट में मेंशन किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम लिखे हुए आ रहे हैं उसमें सेल लिखी आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा आ रहा है, लेबर की वेज आ रही है, डेप्रिसिएशन आ रही है, उसके अंदर कोई टैक्स पेमेंट आ रही है। तो जितनी भी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में और कैश फ्लो में आ रही हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर है। अब ट्रू एंड फेयर से मुराद क्या है। ट्रू एंड फेयर से मुराद यह है कि अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं है, ठीक है। मसलन सेल के लिए क्या चाहिए, अब सेल की एंट्री, सेल लिखा हुआ है तो जी इसके लिए आप सेल की एंट्री पास होनी चाहिए। अच्छा, एंट्री के बैक एंड पे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मीन वोचर होना चाहिए, वोचर के साथ साथ उसकी इनवाइस होनी चाहिए, उसकी उसका स्टेट ऑथराइज पर्सन के साइन होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ऑडिटर ने उसको पास कर देना। ऑडिटर ने आगे ये नहीं देखना कि ये चीज़ सेल आउट हुई है कि नहीं हुई, उसने डॉक्यूमेंटेशन देखना है कि यार इस एंट्री के अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी वो हुई है पूरी कि नहीं हुई। अगर एक खर्चा किया है तो ऑडिटर ने आगे ये देखना है कि अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, तो हमें पता है एक्सपेंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अगर एक्सपेंस कोई हुआ है तो ऑडिटर ने आके देखना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहाँ पोस्ट होते हैं वहां पर गया है कि जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पोस्ट होते हैं वहां पर नोट डाउन कर दिया। तो इस चीज को ऑडिटर ने इंश्योर करना है। इसी तरह एल आर डिस्के की डेफिनेशन कहता है डिटेल इज द एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कि अकाउंट का रिकॉर्ड देखना है। उसने आगे एक्चुअली चेक नहीं करना कि ये चीज परचेज हुई है, ये चीज सेल हुई है, रिकॉर्ड चेक करना है। अंडरटेक वेदर द व्यू ऑफ establishing whether they completely and correctly reflect the transaction to which they are related, कि जिस चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नोट की गई है क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी वही है कि नहीं है। मसलन पता चला है कि वोचर पे साइन हुए 1 लाख का और एंट्री डली हुई है बुक्स ऑफ द अकाउंट में 2 लाख की, तो ये गलत है। 2 लाख की एंट्री डली हुई है, 2 लाख का वोचर है, उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी 2 लाख का, उसके ऊपर अप्रूवल जो मिली है वो भी 2 लाख की है। तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट ठीक है, ये एंट्री ठीक हुई है, ठीक है। तो ऑडिटर ने आके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना है कि वो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद हम अगर करैक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड, करैक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर क्या, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या, देखें हमारे यहाँ ऑडिटर जो होते हैं मोस्टली एक्सटर्नल ऑडिटर खास तौर पे बाई लॉ ये थर्ड पार्टी होती है। और देखें मोस्टली जो बाई लॉ कंपलसरी है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो वो कंपनीज का ऑडिट करना कंपलसरी है। अब कंपनी को ऑडिट कंपलसरी क्यों है,
क्योंकि कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी को जो चला रहे होते हैं वो मैनेजमेंट चला रही होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनरशिप जो होती है कंपनी को वर्क नहीं कर रही होती है, उन्होंने जिन लोगों को शेयर होल्डर्स ने हायर किया होता है वो कंपनीज को रन कर रहे होते हैं। तो वहां पर उन्होंने ये इंश्योर करना होता है शेयर होल्डर्स को कि जो हमने पैसा जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैनेजमेंट को दिया है क्या वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, उसी पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, ऑडिट इज कंसर्न विद द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो ऑडिटर हायर किया जाता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को। एंड ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन फैक्ट एंड अपीयरेंस। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये ना कि मैनेजमेंट के साथ मिलकर तो उनकी बात करें। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, वो इंडिविजुअली अपना ऑन जो है बाय लॉ जो अपना ओपिनियन है वो हमें दे। ही इज द इंडिपेंडेंट इफ ही इज नॉट एन एम्प्लॉय। और इस वजह से वो एम्प्लॉय नहीं होता, आप थर्ड पार्टी को हायर करते हैं ऑडिट करने के लिए, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज होगा तो उसको पता है कि अगर मैं गलतियां निकालूंगा तो मैनेजमेंट ने ही हायर किया हुआ है, वो फारग कर देंगे या मेरी प्रमोशन रुक जाएगी, मेरी सैलरी रुक जाएगी। इसलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं जिनका काम ये होता है कि आके चेक करें। उसके बाद नेक्स्ट फीचर देखें तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑडिटर जो होगा, जो ऑडिट करने आया उसको इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। उसको अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, एज वेल एज उसको ऑडिट की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अगर उसको ऑडिट की इन्फॉर्मेशन होगी, उस फील्ड से रेलिवेंट अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो उनको ऑडिट कर सकेगा। कहता ऑडिट टू द रिलेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न्स, कि सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में वो करता है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड data about the business. The auditor exercise such information to test validity। कि वैलिडिटी का मतलब क्या है कि ये वैलिड है कि नहीं है, कि ये जो इन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मुझे दिए हैं ये ठीक भी हैं कि नहीं है ऑफ द डेट। उसके बाद हमारे पास थर्ड फीचर जो आता है दैट इज कॉल्ड एंटिटी। एंटिटी में कहता है कि ऑडिट डील्स विद एन एंटिटी। एंटिटी का मतलब कोई बिजनेस हो, ठीक है, इंटरप्राइज हो, अंडरटेकिंग, कंसर्न, एजेंसी और कंपनी। एजेंसी का मतलब होता है जहां पर आपने एग्रीमेंट किया होता है किसी के साथ कि वहां पर एक प्रिंसिपल होगा और एक एजेंट होगा। प्रिंसिपल वो पार्टी होती है जो पैसा लगाती है और एजेंसी या एजेंट वो पार्टी होती है जो उस बिजनेस को ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वर्किंग करते हैं। तो कंपनीज के केस में हमारे यहाँ एजेंसी एग्रीमेंट चल रहा होता है। उसकी रीजन क्या है कि शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया होता है, तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं यहाँ पर वो कंपनीज के लिए प्रिंसिपल होते हैं। और जो मैनेजमेंट जिसको हम डायरेक्टर्स कह सकते हैं, ये एज अ एजेंट जो है काम कर रहे होते हैं। तो ऑडिटर आके वेरीफाई करता है कि जिस मकसद के लिए आपने एजेंट्स को हायर किया था क्या वो उस मकसद पे पूरा, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद अदर करैक्टरिस्टिक्स या अदर फीचर में देखें, बिजनेस फॉर प्रॉफिट है। तो ऑडिट इज एसेंशियल फॉर द बिजनेस सेटअप फॉर द प्रॉफिट इन प्राइवेट सेक्टर। In real life partnership and companies are working for profit. Audit is compulsory for companies and its operation for the other businesses. इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब तो हमारे यहाँ भी कंपलसरी हो गया कि जितने भी एनजीओ हैं वो भी अपना ऑडिट करवाएं। तो लेकिन उसका ऑडिट का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो ऑडिट इसलिए कंपलसरी है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जस्ट लाइक अगर हम शौकत खानम की बात करें तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज देखनी है। इसी तरह एक केयर सेंटर्स हैं, केयर एनजीओ है जो कि बच्चों को एजुकेशन देती है। अब उस लोगों से वो पैसे कलेक्ट करते हैं कि ये क्या कि हमने ये बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन देनी है। तो उसका ऑडिट इसलिए किया जाता है कि लोगों से, डोनर से जो इन्होंने पैसे लिए हैं चैरिटी के फंड में, क्या इन्होंने उसको ठीक यूज किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए नॉन प्रॉफिट जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए भी ऑडिट किया जाता है। उसके बाद साइज ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है कि ऑडिट किस तरह का होना चाहिए। कुछ साइज ऑफ बिजनेसेस ऐसे हैं जिस तरह सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इसके लिए जो है ऑडिट कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाते हैं, मीडियम साइज की, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर कंपल्शन बाय लॉ ऑडिट होना है या उसने वॉलंटरली ऑडिट करवाना है। ऑडिट इज सुटेबल फॉर एवरी साइज। जो जिस कंपनी का भी ऑडिट होगा वो उसके लिए बेनिफिशियरी भी होता है, बेनिफिशियरी ही होगा। लेकिन अगर बाय लॉ कंपल्सरी है तो फिर आपको मजबूरन किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा, किसी ऑडिट फर्म को हायर करना पड़ेगा। और अगर बाय लॉ कंपल्सरी नहीं है तो आप किसी से भी ऑडिट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर फीचर देखें तो लीगल फॉर्म ऑफ द बिजनेस है। ऑडिट कैन बी प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स एंड राइट ऑफ द ऑनर्स। राइट ऑफ द ऑनर्स क्या थे
इस ऑनर्स की जगह के ऊपर हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट भी आ जाती है, स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, इसमें वर्कर्स भी आ जाते हैं, इसमें कस्टमर भी। क्योंकि ऑडिट होगा तो उसी ऑडिट की बेस के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स पे लेना है, उसी ऑडिट की बेस के ऊपर शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड लेना है, उसी ऑडिट की बेस के ऊपर वर्कर्स की इंक्रीमेंट लगने हैं। तो ये सारी चीज़ें लीगल फॉर्म है। द लीगल फॉर्म में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस बट ऑडिट इज इक्वली बेनिफिशियल फॉर ऑल बिजनेस। उसके बाद कहता है एक्सप्रेशन ओपिनियन। एक्सप्रेशन ओपिनियन से मुराद क्या है? ट्रू एंड फेयर। जो बात की हमने कि ऑडिटर रिपोर्ट देता है कि ट्रू एंड फेयर की। अब जिस कंपनी को ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट मिल जाती है तो पब्लिक, जनरल पब्लिक के अंदर उस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा जेब में लेके फिर रहे होते हैं, जिनको हम इन्वेस्टर कहते हैं, और उनको कोई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ही मिलता जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आपकी कंपनी में ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ है और उसको ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट दी हुई है, तो जो इन्वेस्टर होगा वो अट्रैक्ट होता है कि ये कंपनी अकॉर्डिंग टू द लॉ काम कर रही है, तो हमें इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखता है? कहता है ऑडिट इज कंडक्ट फॉर द एक्सप्रेशन और ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द ऑडिटर कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉ। रेलिवेंट लॉ से मुराद क्या है? जिस तरह पाकिस्तान में बात करें तो कुछ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना है, कुछ एफबीआई ने टैक्स की रिक्वायरमेंट्स दी उनको फॉलो करना है, कुछ स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो करना है, कुछ एससीसीपी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कुछ हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज की रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऑडिटर ये चेक करता है कि ये कंपनी उनको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो नेचर ऑफ द ऑडिट पे, तो नेचर ऑफ द ऑडिट में हम सबसे पहले देखते हैं कि समटाइम रिव्यू होता है। ऑडिट डील विद द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिट किसका करना? अकाउंटिंग एंट्रीज का, अकाउंट्स के रिकॉर्ड का। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए वो कहता है ऑडिट डील विद द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू चेक दैट सच स्टेटमेंट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद ग्रॉस वर्क का भी कर सकते हैं। ग्रॉस वर्क का मतलब ये होता है जजमेंटल अप्रोच होती है कि आप काम करने के साथ साथ चेकिंग करते हैं कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, रैदर देन कि आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लें और उस टाइम पता चले कोई गलती हुई है। तो हम ऑन गोइंग प्रोसेस भी चलाते हैं कि जब हमारे यहाँ वर्किंग चल रही होती है तो टाइम टू टाइम जाके हम उसको चेक करते रहते हैं कि ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड ठीक मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा नेचर ऑफ द ऑडिट में अगर हम देखें तो कंपैरिजन है। कंपैरिजन किस में? तो ऑडिट वर्क रिक्वायर कंप्राइज कंपेयरिंग एंट्रीज विद वोचर। तो वही मैंने बात कि जो एंट्री की है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वोचर होता है जिस पे ऑथराइज पर्सन के साइन होते हैं, और उसके नीचे हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते हैं, उसके इनवाइसेस वगैरह। जस्ट लाइक अगर परचेज है तो उसकी इनवाइस लगी होगी, सेल है तो उसकी इनवाइस लगी होगी। इस तरह अगर वर्कर को पेमेंट करते हैं तो वोचर के नीचे उसने उसकी पे स्लिप लगाई होगी, या चेक के थ्रू दिया तो चेक की कॉपी लगी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी कंपैरिजन करते हैं कि जो एंट्री हुई है क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको मैच कर रहे हैं, और जो कंपनीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि किस तरह की ट्रांजैक्शन पे कौन सी अथॉरिटी होगी जो साइन करेगी, तो क्या उसके साइन हुए में कि नहीं। और फोर्थ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग पर्पस होता है, रिपोर्ट बनाना। ऑडिटर इज कंसर्न विद द रिपोर्टिंग। द ऑडिटर कैन रिपोर्ट ऑन बिजनेस मैटर्स टू द शेयर होल्डर्स एंड ऑनर्स, कि शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है क्योंकि उनके बिहाफ पे आया होता है ऑडिट करने, तो उन्हीं को रिपोर्ट करता है कि जी मैंने ये चीज़ें चेक कर ली, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उनको मेंशन कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। इसके बाद मटेरियल मिस्टेक्स हम ऐसी मिस्टेक देखें, ये नहीं हो सकता कि आप पूरा साल काम करें और उसके अंदर कुछ एरर्स ना आए। तो हम ये देखते हैं कि एरर्स किस तरह के हैं। ठीक है, मटेरियल मिस्टेक्स का मतलब कि ऐसी मिस्टेक जो कंसीडरेबल हो। कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आगे जाके हमने पूरा इस पे एक टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल देते हैं। समटाइम आपने वो एक वोचर बना, उसको एंट्री करना भूल गए, या आपने 100 लिखना था 1000 लिख दिया। ठीक है, तो ये इश्यूज आ जाते हैं समटाइम। तो अगर इस तरह के इश्यूज आएंगे तो मटेरियल मिस्टेक्स नहीं है। मटेरियल मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो एक ग्राउंड पे हो, जिसकी कोई ना कोई वर्थ हो। उसके बाद हम कहते हैं टिकिंग का मतलब होता है जहां तक ऑडिट हो जाता है, ऑडिटर क्या करता है? चेक करता है, तो जहां तक ऑडिट हो जाता है वहां तक टिक करते रहते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम आए। अब टिक के हर जगह डिफरेंट, मतलब जब हम ऑडिटर थे तो हम लोग उल्टा जो है ना ये चेक, जिस तरह हम लोग ये चेक करते हैं तो वहां पर हम लोग ये चेक करते थे कि जो एंट्री चेक कर ली, वो तो चेक कर ली, उसके ऊपर ये निशान लगा देना। कई जगह पे ये होता है कि तो आप डिफरेंट अपने साइन रखते हैं
पोस्टिंग के लिए, वॉचिंग के लिए, कॉस्टिंग के लिए, क्या आपको पता चलता जाए कि किस किस जगह पर आपने ऑडिट कर लिया और कौन सा भी ऑडिट रहता है। इसके बाद आपके पास क्रिटिकल में आप कह सकते हैं कि जी यहाँ पर क्वेश्चन किया है किसी ने कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं एंट्री की हुई है, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। ऑडिटर यही चेक करने आया। मैंने पहले बताया कि ऑडिटर का काम ये नहीं है कि ये चेक करे कि आपने सेल की है कि नहीं की, आपने परचेज की है कि नहीं की। ऑडिटर का काम है कि अगर परचेज की एंट्री हुई हुई है तो नीचे वोचर होना चाहिए। अगर आपने कभी वोचर देखा हो तो उस पर 3 साइन होते हैं, प्रिपेयर्ड बाय, ऑथराइज्ड बाय या प्रिपेयर बाय, ऑथराइज्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय और ऑथराइज्ड बाय। तो उन लोगों के साइन है। अच्छा जी, वोचर पे साइन हुए हैं, ठीक है जी, एंट्री ठीक होगी, इसका मतलब वोचर की बेस पे ही है। अच्छा, वो जो वोचर है उसके नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि अगर आपने परचेज किया है तो उसकी इनवाइस लगी हुई है, उसका गुड्स रिसीव नोट GRN लगा हुआ है उसका इंक्वायरी लेटर लगा हुआ है, तो ये इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगर ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ठीक है तो ऑडिटर ने कह देना, अपनी रिपोर्ट देना है ट्रू एंड फेयर कि जी ये काम ठीक कर रहे हैं। और अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो उस पर एरर लगा देता है, उस पर क्वेश्चन मार्क कर देता है, उस पर क्वेश्चन रेज कर देता है कि ये काम ठीक नहीं कर रहा। क्रिटिकल कहता है ऑडिटिंग क्रिटिकल इन नेचर। क्रिटिकल इज नेचर क्या? क्योंकि आपने चोरी को पकड़ना है। ऑडिटर कैन सी दैट प्रिस्क्राइब्ड लॉ हैव बीन फॉलो इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। ही कैन एग्जाम द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिमेन द सेम। अब इसके लिए क्या देखना पड़ता है? देखिए हमारे पास डिफरेंट, पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट नेचर के बिजनेसेस हैं। हमारे यहाँ सीजनल बिजनेसेस भी पाए जाते हैं। सीजनल बिजनेस में हमारे यहाँ शुगर केन का सीजनल बिजनेस है, उसके बाद फ्लोर मिल का सीजनल बिजनेस है। हमारे यहाँ थ्रू आउट द ईयर बिजनेसेस चल रहे होते हैं, जिस तरह हमारे टेक्सटाइल मिल्स हैं। फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, एजुकेशन सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो हर किसी का रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है। अगर आप सिर्फ टैक्स की बात करें तो हर सेक्टर के ऊपर डिफरेंट टैक्स रेट लगा है। तो इसका मतलब ऑडिटर को पता होना चाहिए कि वो जिस जगह पर जा रहा है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। अगर ऑडिटर टेक्सटाइल सेक्टर में जा रहा है तो उसको टेक्सटाइल के लॉ, टेक्सटाइल के टैक्स रेट वगैरह पता होना चाहिए। अगर वो शुगर इंडस्ट्री में जा रहा है तो उसको शुगर इंडस्ट्री का टैक्स रेट पता होना चाहिए, अदरवाइज वो जो होगा वो ऑडिट नहीं कर सकेगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि क्रिटिकल एज प्रैक्टिस है। उसकी रीजन है कि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उस इंडस्ट्री का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एविडेंस, जिस तरह हमने अभी बात की कि वोचर नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ऑडिटर रिक्वायर्स एविडेंस टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा हुआ है, ऑडिटर को इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या लिखा है, उसने कहना है कि इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले वो ये देखते हैं कि जो आपने देखें, आपने बिजनेस एजुकेशन में I2B वगैरह में कहीं पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसे 2 डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कंपनीज को चलाने के तरीक़ाकार बताए होते हैं। अगर आप बिगर वे में देखें, जो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक लॉ बना हुआ है, आइन है। अब आइन के अंदर लिखा हुआ है कि किस डिपार्टमेंट ने कौन सा काम किस तरह करना है, ठीक है। तो अब जो हमने सिर्फ ये देखना होता है ऑडिटर ने जाके कि जो लॉ में चीज लिखी हुई है काम उसके मुताबिक हुआ है कि नहीं हुआ। मसलन हमने वहां पर ऑथराइज किया कि जब परचेज करना होगा तो वोचर पर साइंस परचेज डायरेक्टर करेगा, और अगर 5,000 से कम के नीचे है तो स्टोर कीपर भी कर सकता है। अब आपने सबसे पहले ऑडिटर है तो आपने जाके चेक करना है कि ये जो चीज खरीदी गई है इसके वोचर के ऊपर साइन किसने की है। पता चला वोचर है 6,000 का, साइन किया हुआ स्टोर कीपर ने, तो भाई स्टोर कीपर को सिर्फ अप्रूवल ही 5,000 की थी। अगर उसने 6,000 के वोचर पर साइन किया तो हम उसको पॉइंट आउट कर देंगे कि ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो ये एविडेंस चाहिए होते हैं ऑडिटर को। उसके बाद टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि देखिए इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम जाके A to Z जाके ऑडिट स्टार्ट कर दें। हम वहाँ पर टेस्टिंग करते हैं कि इन्वॉल्व टेस्टिंग रिलायबिलिटी, competency and adequacy of the evidence. Adequacy of the evidence in support to the monetary transaction of the business concern. हम ना बीच बीच में से जाके चेक करते हैं वर्बली के कितनी, मसलन सैम्पलिंग कर लेते हैं, और अगर सैम्पलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 100 ट्रांजेक्शन में से 10 चेक की, 10 में से 9 ठीक है, एक गलत है, तो हम कहते हैं कि ओके मेजोरिटी पोर्शन ठीक है। हमने 10 चेक की, 10 में से पता चला 5 ठीक है, 5 गलत हैं, तो फिर हम अपना मंजी बिस्तरा वहां पर बिछा लेते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हम अब A to Z ही चेकिंग करके जाएंगे। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड विंगिंग ऑफ द एविडेंस। तो उसकी बेस पे डिपेंड करता है सारी। उसके बाद नेचर में हम एनालिटिकल ऑडिट इज एनालिटिकल इन द नेचर। एनालिटिकल इन द नेचर से मुराद ये है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर प्रोसेस की वजह से कोई
प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो एनालिटिकल हो, उसको कुछ जजमेंट, जस्ट लाइक जिस तरह मैं इंटरनल ऑडिट करने जाते थे तो स्टॉक टेकिंग करने जाते थे, तो स्टॉक टेकिंग में ये होता है स्टोर में पड़ी चीज़ें हम देखते हैं, तो उसमें जाके सबसे पहले ऑयल को चेक करना है जहाँ पर लिक्विड पड़ा है, क्योंकि वो उसके चोरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्रिटिकल, आप जिस जगह ऑडिट करने की आपको पहले पता होना क्रिटिकली कि किस जगह किस जगह पे गलती हो सकती है, और आप जाके पकड़े ही उन्हीं जगहों को जहाँ पर गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप समझते हैं। तो ये एनालिटिकल होना चाहिए या टेक्निकल पर्सन होना चाहिए ऑडिटर। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग से मुराद है कि अगर उसको कहीं पे क्वेश्चनिंग करनी पड़ जाए या उसको एक जगह एरर लग रहा है, तो उसके माइंड में इतना इन्वेस्टिगेटर हो उसका माइंड कि वो ट्रू पाथ पे पकड़ चल सके कि किस जगह पे गलती हुई होगी या कहाँ से इन्होंने फ्रॉड करना स्टार्ट किया होगा। उसके बाद कहता है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन यही है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक यूज की जाती हैं। वैल्यू चेक करने के लिए एग्जिस्टिंग ऑफ द एसेट, कि जो आपने बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी हैं वो ठीक वैल्यूज लिखी हैं कि नहीं लिखी। वहाँ पर लिखा है जुबैर साहब से 10 लाख रुपया लेना है, तो जुबैर साहब से पूछा जाएगा भैया आपने कंपनी का 10 लाख देना भी है कि नहीं देना। द ऑडिटर कैन डिटरमिन प्रॉपर यूज, रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द एसेट देखा जाता है। उसके बाद हमारे पास समटाइम प्लानिंग देखी जाती है, और अच्छा ऑडिटर वो होता है जो अच्छा प्लान कर ले। अच्छे प्लान से मुराद ये है कि स्टेप डिफाइन कर ले कि पहले वो क्या काम करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा। अदरवाइज अगर सारा काम एक ही दफ़ा खत्म शुरू कर देगा तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, फिर उससे काम कंट्रोल नहीं होगा। और उसके बाद वो इवेल्युएटर हो, अच्छा इवेल्युएटर हो ऑडिटर। ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द इवेल्युएशन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। इवेल्युएशन से मुराद ये है कि ये नहीं हो सकता कि 100% काम ठीक हो। तो अगर 100% काम ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट ही ना दें। आप ये देखते हैं कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोरेबल हैं, अगर इग्नोरेबल वाली या जिनकी वैल्यू इस इंडस्ट्री में कम है, अगर वो उनमें एरर हुआ है तो हो सकता है आप वार्निंग दे के चले जाएं। और ये भी हो सकता है कि सारा ऑडिट ठीक है और एक ही जगह पर गलती है, लेकिन वो गलती इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से सारे बिजनेस को डैमेज हो सकता है, तो आप एक गलती को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये अच्छा ऑडिटर वो होता है जो अच्छा वैल्यूएटर होता है। द पर्पस इज टू एग्जाम द इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो ये थे कुछ फीचर और नेचर ऑफ द ऑडिट। तो कंक्लूजन अगर हम इसका देखें इस टॉपिक का, तो कहता है आफ्टर डिफरेंशिएटिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिट we can conclude it that auditing is compulsory for every company and it should be carried out by an auditor who is appointed under the CA Ordinance 1961. The auditor should work carefully and report about the work done by the accountant. तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो